जब वह वहाँ लेटा हुआ मर रहा था, मडारा खुद को भारी घृणा से भरा महसूस किए बिना नहीं रह सका। थोड़ी सी गर्व की भावना थी, लेकिन वह कड़वी मीठी थी। इतनी दूर तक आने के बाद सिर्फ इसलिए कि उसके सारे प्रयास पूरी तरह नष्ट हो गए, क्योंकि उसके उद्देश्य से एक नहीं बल्कि 2 गद्दार निकले। उसने ब्लैक ज़ेत्सु पर भरोसा किया था, यह मानते हुए कि उसने उसे स्वयं बनाया है, लेकिन लगता है कि उसे भी झूठ में रखा गया था। ब्लैक ज़ेत्सु के पास अपनी कोई इच्छा नहीं थी, बल्कि उस स्त्री की इच्छा और आनुवंशिक जानकारी थी। वह ओत्सुत्सुकी। अगर वह या नारुतो और सस्के न होते तो वह जीत जाता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर जो कुछ ही घंटे पहले पूरी तरह स्वस्थ और शक्तिशाली हुआ था, अब मरम्मत से परे टूट चुका था। कागुया द्वारा उसके शरीर के साथ की गई बर्बरता, उसके भीतर से उसका विस्फोट हिंसक और अराजक था। हालांकि वह दिखने में उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना उसने सोचा था, फिर भी उसके प्रभाव बने हुए थे। उसके आंतरिक अंग उस दबाव, तनाव और फटने से जल रहे थे जो झेलने पड़े थे, लेकिन यही उसे मार नहीं रहा था। टेंटेल्स ने स्वयं उन अधिकतर घातक चोटों को भर दिया था जो उसकी जान के लिए खतरा थी। असली ताबूत की आखिरी कील थी उस टेंटेल्स का हटाया जाना। यह कहना कि मडारा गुस्से में था, उसके असली क्रोध को कम करके कहना होगा। अगर उसका मंगेक्यू शेरिंगन अभी तक जागृत न हुआ होता तो उसे लगता था कि वह अभी इसी पल कर सकता है। ओबिटो और ब्लैक ज़ेत्सु के प्रति उसके दिल में भरे शुद्ध हत्यारे क्रोध से मरते समय उसे जो एकमात्र सांत्वना मिली वह यह जानना था कि वह उन दोनों से ज्यादा जिया। वे दोनों उससे पहले मारे गए थे। पहले ओबिटो उस ऐश बोन द्वारा जो उसकी गद्दार देह को राख में बदल देती, और ज़ेत्सु तकनीकी रूप से वह अभी भी जीवित था, लेकिन उसका भाग्य शायद मौत से भी बदतर था। हमेशा के लिए बिना सपनों की नींद में सील, एक निर्जीव प्राणी के भीतर एक मूर्ति में कैद, एक मरा हुआ भूत। इस सोच पर मडारा मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान जल्दी ही फीकी पड़ गई। जैसे जैसे अंधकार उसके और करीब आता गया, तभी उसने कुछ सुना, धातु की टकराहट जैसे कवच की। उसने उसे देखा, एक गहरे लाल रंग की छाया, भारी और डरावनी, जो करीब आ रही थी। उसका शेरिंगन सक्रिय था, लेकिन अब इतना धुंधला हो चुका था कि वह साफ नहीं देख पा रहा था। विडंबना यह थी कि उसका डोजुत्सु, जो बेहतर देखने के लिए बनाया गया था, अब उसके सामने खड़ी चीज को भी साफ नहीं देख पा रहा था। फिर भी उसकी चक्र अनुभूति ने बताया कि यह कोई जाना पहचाना चेहरा है। क्या यह तुम हो, हशिरामा? उसने पूछा। हाँ, उस व्यक्ति की आवाज आई जिसे वह सम्मान भी करता था और घृणा भी, और जिसे वह नफरत करना पसंद करता था। लगता है कि न तुम और न ही मैं वह हासिल कर पाए जो हम चाहते थे। यह कभी इतना आसान नहीं होता, हशिरामा ने कहा। हमारा काम बस इतना है कि जब तक हम जीवित हैं, हम अपना सर्वश्रेष्ठ करें और बाकी को भविष्य की पीढ़ियों के लिए छोड़ दें। मडारा ने उपहास किया। तुम कितने भोले हो, जैसे तुम हमेशा रहे हो, मडारा ने जमीन पकड़ते हुए कहा। उसी पल समय मानो जम गया, चारों ओर सब कुछ ठहर गया। हशिरामा वाक्य के बीच में ही स्थिर हो गया। वास्तविकता चीखती हुई रुक गई। तभी मडारा ने उसे दूर खड़ा देखा, एक व्यक्ति जो उसकी ओर बढ़ रहा था। कौन सा आदमी उंगलियां चटकाते ही समय रोक सकता है? वह व्यक्ति करीब आया और मडारा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके बाल सफेद थे और त्वचा बैंगनी। वह ऐसा था जैसा मडारा ने पहले कभी नहीं देखा था। शब्द के हर अर्थ में एक दानव, लेकिन फिर भी उसमें कुछ जाना पहचाना सा था। तार फ्रेम वाले चश्मे के पीछे जो आंखें थीं, वे रिनिगन जैसी लग रही थीं। तुम कौन हो? मडारा ने अपनी कमजोर सांसों के बीच पूछा। हाय, उसने कहा, मेरा नाम फू है और आज मैं तुम्हारा उपकारक हूँ। फू, मडारा ने दोहराया। किंवदंतियाँ, उसने कहा। फू ने भौं उठाई। ओ, क्या मेरी प्रसिद्ध मुझसे पहले पहुँच चुकी है? किंवदंतियाँ खुद बोलती हैं, एक अर्धदेव जिसकी क्षमताएं जादू जैसी लगती हैं, लेकिन अब जब मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो जानता हूँ कि यह पूरी सच्चाई नहीं है। तुम सेज ऑफ सिक्स पाथ्स हो। फू हंसा। मैं सेज हूँ, हाँ, लेकिन सेज बनने से पहले भी मैं उन किंवदंतियों को पूरा करता था। जादू मौजूद है और इस दुनिया में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कितना उबाऊ, मडारा ने कहा। फू फिर हंसा। पता है क्या, मुझे तुम पसंद हो मडारा। मैं एक भव्य प्रयोग पर काम कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम उसका हिस्सा बनो। तुम जैसा दूरदर्शी दिमाग कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करने की इच्छा रखता है। मैं तुम्हें वह सब दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी ऊर्जा इकट्ठा करो। तो जब तुम मुझे वह दे रहे हो जो मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें वह देना चाहता हूँ जो तुम चाहते हो। फ्यू ने हाथ उठाए और उंगलियां चटकाएं। एक पल में ही मडारा को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा पूरी तरह उसके शरीर से खींच ली गई हो। उसे दर्द में सांस लेने तक का समय नहीं मिला। जब समय फिर से चला, हशिरामा ने शरीर को ढीला पड़ते देखा। यह अप्रत्याशित था, लेकिन ऐसा लगा कि मडारा अचानक मर गया। कितना अजीब। यादों और भावनाओं की एक बाढ़ मडारा के मन से इतनी तेजी से गुजरी कि वह उन्हें समझ नहीं पाया। मानो दशकों की जानकारी एक साथ उसके दिमाग में उड़ेल दी गई हो। उसका मन शेरिंगन और मंगेक्यू का आदी होने के बावजूद इसे इतनी तेजी से संसाधित नहीं कर सका। अचानक अंधेरा छा गया, अंधेरा और गरम, नरक। उसने अपनी भारी शानदार आवाज में कहा। नरक, उसने कहा। नहीं, वहाँ कोई आग नहीं थी, गर्मी भी उतनी तीव्र नहीं थी। यह नरक की लपटों से कम और सोना की भाप जैसा ज्यादा था। उसकी आंखें खुली और पक्षी चहचहा रहे थे। मैं कहाँ हूँ? उसने पूछा। उसने चारों ओर देखा। वह बिस्तर पर था, खिड़की खुली हुई थी। उठते ही पसीने से भीगी चादरें उसकी पीठ
पीठ से अलग हो गईं। उसने घड़ी की ओर देखा। दोपहर होने में 30 मिनट बाकी थे। खिड़की से बाहर देखने पर उसने वही गांव देखा जिसे उसने बसाने में मदद की थी और जिसे उसने नष्ट करने की कोशिश भी की थी। कोनोहा अपनी शर्ट और शॉर्ट्स की चिपचिपाहट महसूस करते हुए उसे सच्चाई समझ आ गई। उसने अभी तक शर्ट के पैटर्न पर ध्यान नहीं दिया था। लू चल रही है, उसने कहा। हाँ, लगता है आवाज भी तुम्हारे साथ ही चलती है, एक आवाज बोली। मडारा मुड़ा और आवाज की ओर देखा। वह फ्यू था। वह जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रहा था, पैर और बाहें मोड़े हुए, मानो कोई ध्यान मग्न साधु उसकी हर हरकत का मूल्यांकन कर रहा हो। यह सब क्या है? मडारा ने मांग की। फू ने कमरे की ओर इशारा करते हुए बाहें फैलाई। तुम फिर से जन्म ले चुके हो। पुनर्जन्म? मडारा ने पूछा। फू ने सिर हिलाया। आखिर में तुम यही तो चाहते थे, है ना? सब कुछ फिर से करने का एक मौका। तो बधाई हो, यह रहा तुम्हारा अवसर और मैंने तुम्हें थोड़ी बढ़त भी दी है। फू ने बाथरूम की ओर इशारा किया। मडारा ने उसके पार शीशे में देखा। मैं उजुमाकी नरूटो हूँ। फू ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें लगभग आधा दशक पीछे ले गया हूँ। अब तुम्हारी आत्मा नरूटो के शरीर में है। अगर मेरी आत्मा नरूटो के शरीर में है तो फिर नरूटो की आत्मा कहाँ है? मडारा ने पूछा। फू ने कंधे उचका दिए। खुद सेज ऑफ सिक्स पाथ्स होकर तुम्हें यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आत्माएं शरीर से अलग होने पर कहाँ जाती हैं। मडारा को बात समझ आने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। दिलचस्प, तो यह मेरे सपनों को पूरा करने का मौका है। तुम्हें इससे क्या मिलेगा? फ्यू ने अपनी ऐनक ठीक की जो धूप में चमक उठी। मुझे इस समय रेखा से पैदा होने वाली सारी ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा? मडारा ने पूछा। तुम सेज एनर्जी की बात कर रहे हो? फ्यू ने सोचा। अगर इससे तुम्हें समझने में मदद मिलती है तो मान लो वही सही, लेकिन इसे एक तरह की परीक्षा समझो, एक दीक्षा। यह देखने का तरीका कि तुम क्या करने में सक्षम हो मेरी अपनी आंखों से। मैंने भी किंवदंतियां सुनी हैं। ऐसी किंवदंतियां एक ऐसे भूत की जो युद्ध भूमियों में भटकता था, मरे और मरते हुए लोगों पर गिद्ध की तरह झपटता था। एक ऐसा भूत जिसकी इच्छा उसकी उम्र से भी आगे तक जीवित रही, जिसने अकेले ही एक पूरी सेना को नष्ट कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया को चुनौती दी और जीत गया। ऐसा ही व्यक्ति मुझे चाहिए। लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सच में क्या कर सकते हो मेरी अपनी आंखों से। इस नई समय रेखा से जो ऊर्जा तुम मुझे दोगे उसे एक नए व्यापारिक साझेदार को दी जाने वाली भरोसे की भेंट समझो और बदले में मैं तुम्हें वह दुनिया दूंगा जहाँ तुम अपने लक्ष्यों में सफल होगे, लेकिन सिर्फ तब जब तुम इसके योग्य हो। तो क्या कहते हो? मडारा ने इस पर सोचा। उसके चेहरे पर मुस्कान आई। मुझे लगता है मैं यह प्रस्ताव स्वीकार करूंगा। फू ने ताली बजाई। अच्छा, सौदा पक्का। अब मैं चलता हूँ। इसके बाद मैं ज्यादा नजर नहीं आऊंगा, लेकिन बस इतना जान लो मैं हमेशा तुम्हें देख रहा हूँ। टाटा। और इसके साथ ही फू गायब हो गया। मडारा बिस्तर से उठा, खिड़की तक गया और बाहर देखने लगा। उसका दिमाग संभावनाओं से भर गया। अपनी मौजूदा शारीरिक शक्ति के साथ वह अभी पूरी दुनिया से टकराने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अपनी क्षमताओं और प्राकृतिक कौशल के साथ वह इस गांव के ज्यादातर शिनोबी से अब भी ऊपर था। उसे बस अपनी असली क्षमता जगानी थी और उसे करने का सिर्फ एक ही तरीका था। वह अलमारी तक गया और दरवाजा खोला। अंदर उसे वही भड़कीला नारंगी कपड़ों का सेट दिखा। यह शिनोबी का पहनावा कैसे कहलाता है, यह मेरी समझ से बाहर है, उसने कहा। उसने गहरे रंग की टी शर्ट और उससे मेल खाते शॉर्ट्स चुन लिए। इतने बचकाने कपड़े पहने उसे बहुत समय हो गया था। उसका शरीर अपनी पुरानी बख्तर की तलब कर रहा था, लेकिन अब चीजें अलग थीं। यह अब उसका शरीर नहीं था, यह अब उसका जीवन नहीं था, लेकिन वह इस शरीर को अपना बना लेगा, वह इसे अपना जीवन बना लेगा। नए कपड़े पहनने के बाद उसने आईने में खुद को देखा और उन मासूम नीली आंखों में झांका जो अब उसके पास थीं। मुझे बिल्कुल पता है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। वह अपार्टमेंट से बाहर निकला और सड़क पर चलने लगा। चलते चलते वह एक मिलिट्री सरप्लस स्टोर में घुस गया। हिरुजेन ने महीने भर के लिए नारुतो को जो पैसा दिया था उससे उसने सिर्फ हथियार ही खरीदे। क्या तुम थोड़े ज्यादा छोटे नहीं हो? एक फूमा शुरिकेन खरीदने के लिए दुकानदार ने पूछा, मानो नारुतो को सामान न बेचने का कोई बहाना ढूंढ रहा हो। और क्या तुम थोड़े ज्यादा मोटे नहीं हो? ऐसे सवाल पूछने के लिए मडारा ने जवाब दिया, ये इशारा करते हुए कि वह आदमी साफ तौर पर उन हथियारों से अभ्यास नहीं करता जिन्हें वह बेचता है। आदमी की आंखें गुस्से से फैल गईं। तू? उसने आगे बढ़कर मडारा को कॉलर से पकड़ लिया और काउंटर के ऊपर उठा लिया। ऐसा करते हुए मडारा ने उसे उसी ऊंचे और प्रभुत्व भरे नजरिए से देखा जो वह कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर बाकी सभी को देता आया था। अचानक उस आदमी को मडारा से निकलता हुआ दबाव महसूस हुआ और वह सोचने लगा कि इस पर हाथ डालकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। 9 पूंछ वाला दानव लोमड़ी, आदमी ने सोचा। मडारा ने एक पल के लिए इस पर विचार किया। हाँ, इसके पास तो हमेशा 9 टेल्स रहे हैं, है ना? अपने पैर मेज पर टिकाते हुए मडारा ने आदमी की कलाई को कसकर पकड़ लिया। हालांकि वह हाथ आकार में छोटा था, लेकिन उससे निकलने वाली ताकत अविश्वसनीय थी। जितना मडारा जोर लगाता गया उतनी ही वह ताकत और भयानक होती गई। इस समय वह जितना चक्रा छोड़ रहा था वह इस आकार के किसी व्यक्ति के लिए असामान्य था। आखिरकार उसकी पकड़ ने आदमी की रेडियस और उल्ना हड्डियों को तोड़ दिया। उसका हाथ एक तरफ लटक गया, सिर्फ त्वचा और मांसपेशियों से जुड़ा हुआ। काउंटर से नीचे कूदते हुए मडारा ने खरीदे गए स्क्रोल्स में से एक को खोला और अपने नए खरीदे हुए हथियारों को उसमें सील करने लगा। इसके बाद मडारा उस जगह से चला गया। धूप में बाहर निकलते हुए
उसने उस भयावह सूरज की ओर देखा, स्वर्ग पर जलती हुई गर्मी। यह गर्मी का दमन शिनोबी वर्ल्ड के बोझ जैसा था और उस सच्चाई का जिसमें वे रहते थे। यही वह गर्मी थी जिससे वह नफरत करता था और फिर भी उसी में फलता फूलता था। उसे युद्ध का रोमांच पसंद था और युद्ध भूमि से बेहतर उसकी जगह कहीं और नहीं थी। उसने गर्दन चटकाई और अपने बारे में सोचने लगा, उसे क्या चाहिए था और वह उसे हासिल करेगा। लेकिन अभी उसे उस लड़के को ढूंढना था, वह लड़का जो उसकी विरासत रहा था। हाशिरामा मूर्ख था जो भविष्य को अगली पीढ़ी पर छोड़ गया। मडारा ने ओबिटो के साथ ऐसा किया था और वह असफल रहा। अब समय आ गया था कि वह अपनी विरासत को फिर से अपने कब्जे में ले। अशुरा इनकारनेट के शरीर में एक इंड्रा इनकारनेट, यह सिर्फ समय की बात थी जब वह सिक्स पाथ्स की शक्तियां जागृत कर लेता। लेकिन उससे पहले उसे विकसित होने के लिए शेरिंगन की एक जोड़ी हासिल करनी थी। यह सच था कि वह जाकर अपने पुराने रिनेगन को वापस ले सकता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि बेंडास्ता इस नए शरीर और नई जेनेटिक्स के साथ वह रिनेगन को वापस डॉट शेरिंगन या मनगेक्यू शेरिंगन में नहीं बदल पाएगा। अब कोई सुसानु नहीं, अब कोई फोटोग्राफिक विजन नहीं। हालांकि मडारा जानता था कि अब उसके पास वे तकनीकें नहीं रहेंगी जिनकी उसे आदत थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि हालात इससे कहीं बदतर भी हो सकते थे और अमाटेरासु टॉटो किसी भी तरह से खराब तकनीक नहीं थी। अगर कुछ हो तो मडारा को लगता था कि अमाटेरासु के साथ वह और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और इसी कारण उसने उस लड़के को ढूंढना शुरू किया। सस्के गांव से गुजरते हुए उसे पता था कि वह उसे कहीं न कहीं मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं था कि मडारा उसे महसूस नहीं कर सकता था, और वैसे भी इस गांव में कोई अनाथ आखिर जाएगा ही कहां। इलाके से गुजरते हुए उसने सस्के को एक छोटे से डॉक पर बैठे पाया जो झील के ऊपर निकला हुआ था। वह कभी मडारा की भी पसंदीदा जगह हुआ करती थी, चूकू तुमोए। और इस सब को देखकर मडारा को पूरा यकीन हो गया कि सस्के ही उसका उत्तराधिकारी था। तो एक तरह से उसे लगा कि उस पर हमला करके वह अपने ही साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कॉजल नेक्ससेस ऐसे होते हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। मडारा शक्तिशाली था, वह विजेता था और इसका मतलब था कि सस्के कमजोर होगा और पराजित। इसे फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर का बदला समझो। वह डॉक पर सस्के के पीछे पीछे चला। सस्के मुड़ा और उसे वहाँ खड़ा देखा। मडारा उसके पीछे रुक गया। सस्के बोला, वह बदसूरत नारंगी जंपसूट कहाँ है जो तुम हमेशा पहनते हो? उसी पल एक पैर सस्के की पीठ पर पड़ा, उसके फेफड़ों से हवा बाहर निकल गई और साथ ही उसे पानी में धकेल दिया गया। सस्के कुछ पल तक सतह पर आने के लिए जूझता रहा। जैसे ही वह ऊपर आया उसने डॉक पकड़ लिया और जोर जोर से खांसने लगा। उसने ऊपर देखा। तेरा क्या चक्कर है बेवकूफ? मडारा अब भी असंतोष भरी नजर से सस्के को नीचे देख रहा था। सस्के की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब उसने उसे ऊपर देखा। नरूटो, आज तुझे क्या हो गया है? ये शर्मनाक है, मडारा ने कहा। सस्के ने हल्की सी मुस्कान दी। ये आवाज कैसी है? प्यूबर्टी ने तुझे ट्रक की तरह टक्कर मारी है क्या? मडारा नहीं मुस्कुराया। सस्के को एहसास हो गया कि यह मजाक नहीं था। उसने हाथ बढ़ाया। ज्यादा मत बन, मुझे ऊपर खींच। मडारा ने अपना हाथ सस्के की पकड़ में दिया। सस्के की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई जब उसने महसूस किया कि दबाव बढ़ रहा है जिसे वह नरूटो की आंखें समझ रहा था। उनमें उसे एक ऐसी आग दिखी जो उसके लिए शुभ संकेत नहीं थी। एक झटके में सस्के को पानी से बाहर खींचकर हवा में उछाल दिया गया और वह झील के किनारे घास पर जा गिरा। उसने आंखें खोली और नारुतो को अपनी ओर आते देखा। सस्के खड़ा हुआ। ठीक है, लड़ना चाहता है तो ले, मैं तैयार हूँ। मडारा सस्के की ओर बढ़ता रहा, फिर रुककर अपनी बाहें मोड़ ली। अगर इतना भरोसा है तो कृपया पहला वार तुम ही करो। शारीरिक हमले और अपने सम्मान को दी गई चुनौती के बीच फंसा सस्के मडारा की ओर झपटा। उसने उसके सिर के किनारे लात मारने की कोशिश की, लेकिन मडारा ने उसे बाएं कलाई से आसानी से पकड़ लिया। सस्के ने फिर दाहिने हाथ से मुक्का मारा। वार मडारा की खोपड़ी के सख्त हिस्से पर लगा, जिससे सस्के दर्द से पीछे हट गया और उसकी उंगलियों से खून निकलने लगा। मडारा ने लड़के को जमीन पर पटक दिया। प्रभावशाली, अपनी फुर्ती का इस्तेमाल ऐसे तरीकों से करना जिनसे विरोधी बच न सके। शायद मैंने तुम्हें थोड़ा कम आंका था। तुम लीग से हटकर सोचते हो, कुछ कुछ मेरी तरह। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह मानना है कि तुम किसी पर भी वार कर सकते हो और अपनी ही रिकॉइल से तुम्हें चोट नहीं लगेगी। जमीन पर पड़े सस्के ने उसे देखा। समझ नहीं पा रहा था कि यह पहले वाला नारुतो कैसे हो सकता है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो नारुतो? सस्के ने मांग की। मडारा सस्के के सामने घुटनों के बल बैठा और बोला, मुझे नहीं लगता कि मेरे इरादों की कोई लंबी चौड़ी व्याख्या तुम्हारे किसी काम आएगी। अब दिखाओ मुझे कि तुम्हारे पास क्या है। सब कुछ। जरा भी रोक कर मत रखना, वरना तुम मर जाओगे। सच कहें तो अगर सस्के पूरी ताकत भी लगाता तो भी वह मर ही जाता। उसकी मौत पहले से तय थी। लेकिन मडारा जानता था कि जब वह शेरिंगन लेगा तो बेस डोजुत्सु का सक्रिय होना जरूरी था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे शक था कि वह खुद उसे सक्रिय कर पाएगा। उसे सस्के से पूरी ताकत चाहिए थी अगर वह चीज लेना चाहता था जो उसका हक थी। मेरा सर्वश्रेष्ठ, सस्के ने कहा, मुझे वे आंखें दिखाओ जो तुम्हें सबसे ऊपर बनाती हैं। मैंने अभी तक शेरिंगन नहीं जगाया है। सस्के ने कहा। मडारा ने तिरस्कार से हंसी उड़ाई। हाँ, तुमने जगाया है। तुमने उन्हें तब जगाया था जब इटाची ने तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी आंखों के सामने मार डाला था। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे
पास क्या है? अगर तुम मुझे अपने सर्वश्रेष्ठ में नहीं हरा सकते तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी इटाची को हरा पाओगे? सस्के ने मडारा के चेहरे के सामने उंगली तान दी। उस नाम का इस्तेमाल कभी मत करना नारुतो, मैं चेतावनी दे रहा हूँ। मडारा मुस्कुराया। किस बात की चेतावनी? कि तुम गुस्सा हो जाओगे, कि तुम गुस्से में पलटकर हमला करोगे, मुझे मारने की कोशिश करो। यही तो मैं तुमसे चाहता हूँ सस्के। पूरी कोशिश करो मुझे चीर फाड़ देने की। मेरे खून से इस खूबसूरत नीले पानी को चेरी लाल रंग में बदल दो। मडारा सस्के के और करीब आ गया। साबित करो कि इटाची ने तुम्हें जिंदा छोड़कर अपना समय बर्बाद नहीं किया। ससुके गरजा और पूरी ताकत से मडारा को लात मारकर दूर फेंक दिया। मडारा लुढ़कता हुआ रुका। उसने आगे देखा। एक आंख में एक टोमोए, दूसरी में 2। हाँ, एक नवोदित डोजुत्सु है, लेकिन फिलहाल यह काफी है। तुमने एक गलती की है नारुतो, और अब मैं यह पक्का करूंगा कि तुम 1 महीने तक ठोस खाना न खा सको। सस्के आगे की ओर दौड़ा, बाहें पीछे की ओर रखे हुए। हर कदम के साथ मडारा को एहसास होता गया कि सस्के कितना अव्यवस्थित था। यह शांतिपूर्ण युग तुम्हें नरम बना चुका है। यह घिनौना है, मडारा ने कहा जब उसने सस्के की लातें पकड़ ली। तू आखिर कह क्या रहा है? सस्के ने झुंझलाकर पूछा। सस्के ने दबाव बनाए रखा। उसने मडारा को भ्रमित करने के लिए कानों पर तेज थप्पड़ों की एक श्रृंखला आजमाई, लेकिन मडारा ने उसकी बाहें पकड़ ली और उसकी कलाइयां मरोड़कर तोड़ दी, जिससे सस्के दर्द से चीख उठा। मडारा ने उसका गला पकड़कर उसे जमीन पर पटका और घास पर घसीटते हुए ले गया। उसे किनारे की ओर फेंकते हुए उसने सस्के का गला दबाना शुरू कर दिया और उसका सिर पानी के नीचे धकेल दिया। सस्के हांफने लगा और चीखने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान मडारा ने अपना हाथ उठाया और उसे उसके शेरिंगन पर दबा दिया। बुलबुलों के बीच गूंजती दबी हुई चीखें ही सस्के की एकमात्र आवाज थी जब उसके शेरिंगन उसके सिर से निकाल लिए गए। सदमे में हांफते हुए सस्के ने फेफड़ों में पानी भर लिया। खांसता हुआ बेहोश हो गया। लड़के को पानी में बेहोश छोड़कर मरने के लिए छोड़ते हुए मडारा ने अपने नए हासिल किए गए शेरिंगन को देखा। मडारा ने हल्की मुस्कान छोड़ी और फिर उन नीली आंखों को फेंक दिया जिन्हें उसने कुछ समय पहले आईने में देखा था। उसने उन्हें झील की गहराई में डूबने दिया और उनकी जगह गहरे लाल आंखें लगा ली। उन्हें लगाते ही उसने आंखें खोली और थोड़ी सी रक्त की बूंदें उसकी निचली पलकों के नीचे से उभरकर टपकने लगी। उसने अपनी हथेलियां आंखों पर रखी और एक हल्की सी हीलिंग टेक्निक का उपयोग किया जो उसने पहले कहीं सीखी थी, ताकि दर्द कम हो और ठीक होने की प्रक्रिया तेज हो। उसे अच्छा लगा कि वह आखिरकार फिर से उसी रिएक्शन टाइम के साथ देख पा रहा था जैसा पहले करता था। शेरिंगन पर विचार करते हुए उसे अब समझ आने लगा कि ह्यूगा अपने सदस्यों के माथे पर सील्स क्यों लगाते थे। यह दूसरों को उनका डोजुत्सु चुराने से रोकता था। कितना समझदारी भरा। फिर भी वह खुद कभी ऐसा नहीं करता। आखिरकार वह इसे कमजोरी का प्रतीक मानता था। नहीं, अगर कोई उससे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति उसकी आंखें चाहता तो वह उससे चुनौती देने की उम्मीद करता। आखिरकार विजेता को ही लूट मिलती है। किसी का किसी चीज पर जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता, चाहे वह उसके साथ पैदा ही क्यों न हुआ हो। अगर वे अपनी चीज बचाए रखना चाहते हैं तो उन्हें उसके लिए लड़ने की ताकत रखनी होगी। सस्के अपने से शक्तिशाली व्यक्ति से हार गया। यही उसकी गलती थी। मडारा अब कभी किसी से नहीं हारेगा और ये आंखें उस वादे पर उसकी मुहर होंगी। सस्के के पास जाकर उसने उसकी देह से जो भी था लूट लिया, जिसमें कुछ अर्रायों और चाबियों का एक गुच्छा भी था। यह काम आएगा, उसने कहा और मुड़कर चल पड़ा। लड़ाई से भीगा हुआ वह सड़कों से गुजरता गया। अब देखते हैं तुम्हारे अपार्टमेंट में क्या है सस्के। मडारा अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोल दिया। अंदर कदम रखते ही उसने कहा, यह अपार्टमेंट उससे कहीं बेहतर महकता है जिसमें मैं जागा था। अच्छी तरह से रखा गया है। शायद यह भी मुझसे ही आया गुण है। यहाँ की अलमारी की ओर बढ़ते हुए उसने दरवाजा खोला। अंदर उसे कुछ ऐसा मिला जो उसके अंदाज का था। एक गहरे रंग की लंबी बाहों वाली शर्ट जो किसी किमोनो से बहुत अलग नहीं थी। पीछे ऊंचीहा का निशान था। शर्ट के अंदर की तरफ देखते हुए उसने टैग पाया। आकार वही था जो नारुतो पहनता था। इसका मतलब यह उस पर बिल्कुल ठीक बैठेगी। इन्हें लेकर वह बाथरूम गया और लड़ाई के बाद खुद को साफ करने लगा। आईने में खुद को देखते हुए उस लड़के के सुनहरे बाल उसे खटकने लगे। उसने काले रंग की हेयर डाई की एक कैन ढूंढी और बालों को रंग दिया। लो, अब बेहतर है। उसी समय उसके भीतर नाइन टेल्स बेचैन होने लगा। मुझे तुम याद हो, उसने अपनी हमेशा की गुर्राती आवाज में कहा। मैं सोच रहा था कि मेरा जिंचुरिकी अचानक इतना अलग क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि वह अब वही नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि तुमने यह कैसे किया? मुझे लगा था कि तुम मर चुके थे मडारा। ओह, मैं मरा हूँ कई बार, लेकिन वह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अब तुम मेरे अधीन हो। तुम मेरी इच्छा के गुलाम हो और सिर्फ मेरे अच्छा लोमड़ी बनकर रहो। शायद मैं तुम्हें इनाम दे दूं। वास्तविकता में लौटते हुए उसने खुद को एक बार फिर देखा। काले बाल, काले कपड़े। उसे लगा जैसे वह फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट आया हो। साथ ही उसे ऐसा भी महसूस हुआ मानो कोई बच्चा सज धज का खेल खेल रहा हो। लेकिन अगर कुछ भी था तो अब वह इस शरीर को उसी रूप में ढाल रहा था जो वह आत्मा से था। फिर भी इस शरीर को और प्रशिक्षण की जरूरत थी। यह उसकी पुरानी शक्ति की तुलना में कमजोर था। हालांकि इसमें उससे भी आगे निकल जाने की
की क्षमता थी। बाथरूम से बाहर निकलकर वह खिड़कियों की ओर बढ़ा। वह ज्यादा देर नहीं ठहर सकता था। निश्चय ही वह शरीर जल्द ही मिल जाएगा और तब कोनोहा की पुलिस यहाँ होगी। अपनी ओबी बांधते हुए उसने अपने सामान वाले स्क्रोल्स को संभाला। दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह चौंक गया। कोई पहले से ही वहाँ खड़ा था। दरवाजा खटखटाने ही वाला था। उसके बाल गुलाबी थे और वह बुरी तरह शर्माई हुई थी। सस्के? उसने पूछा और शायद उसे रिझाने की किसी मूर्खतापूर्ण कोशिश को आगे बढ़ाने वाली थी। हाँ, फिर वह रुक गई जैसे ही उसे एहसास हुआ। नरूटो, मडारा ने उसे देखा। तुम सस्के के अपार्टमेंट में क्या कर रहे हो? सस्के के कपड़े पहने हुए, सस्के जैसे दिखते हुए। वह और गहराई से उसे देखने लगी। तुम्हें ये कहाँ से मिले? उसने पूछा जब उसने उसके शेरिंगन में झांका, यह जानते हुए कि ये कभी उसके जीवन के सबसे प्रिय व्यक्ति के थे। वही जगह जहाँ से मैंने बाकी सब कुछ लिया। उसने कहा, तुम्हारी आवाज इतनी गहरी है। क्या हो रहा है यहाँ? सस्के कहाँ है? मडारा मुड़कर चलने लगा। साकुरा ने उसके पीछे से पुकारा, नारुतो। वह उसके पीछे दौड़ी। उसने उसके सिर के पीछे जोर से थप्पड़ मारा और बोली, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम्हें सुनना बेहतर होगा। मडारा पलटा। उसने साकुरा का गला पकड़ा, उसकी गर्दन तोड़ दी और उसे रेलिंग के ऊपर से नीचे जमीन पर फेंक दिया। क्या एक आदमी को थोड़ी शांति भी नहीं मिल सकती? आतंक की चीखें गूंज उठी। कई नागरिक साकुरा के बेजान शरीर के चारों ओर इकट्ठा होने लगे। मडारा बस इमारत से बाहर निकला और चलते हुए दूर चला गया। चलते चलते वह सोचने लगा कि वह अपने शरीर को जल्दी से ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए कैसे प्रशिक्षण देगा अकात्सुकी के साथ। उसका कुछ अधूरा काम था जिसे उसे देर होने से पहले निपटाना था। कुछ देर भटकने के बाद उसे एक पुराना ट्रेनिंग ग्राउंड मिला जो उसके लिए बिल्कुल सही था। वह बार पर कूद कर चढ़ा और पुलअप्स करने लगा। 1, 2, 3, 4। उसने जितने कर सकता था उतनी ही धीमी गति से और जितना ज्यादा दर्द सह सकता था उतना किया। जितना ज्यादा दर्द वह महसूस करता उतना ही ज्यादा आगे बढ़ने का जोश उसमें बढ़ता। उसकी मांसपेशियां मानो फटने ही वाली थीं। अच्छा, उसने खुद से कहा, जारी रखो। वह फेलियर तक ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहा था। यही शरीर की ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका था और जितनी ज्यादा ताकत उसका शरीर सह सकेगा उतना ही ज्यादा चक्रा वह आगे चलकर इस्तेमाल कर पाएगा। उसे इसकी जरूरत भी थी क्योंकि शेरिंगन उस पर भारी दबाव डालने वाला था। लेकिन वह उजुमा की होने के लिए आभारी था। उनके चक्रा वेलसोटॉट कुख्यात रूप से विशाल होते थे, जिसका मतलब था कि वे इस दुनिया के उन गिने चुने लोगों में से थे जो बिना मरे शेरिंगन को संभाल सकते थे। उसने भविष्य में हाशिरामा सेंजू की कुछ सेल्स खोजकर उन्हें खुद में इम्प्लांट करने की भी योजना बनाई थी। सेंजू जेनेटिक्स का समावेश शेरिंगन की चाकरा लागत को कम कर देता, जिससे वह उन्हें लगभग बिना किसी साइड इफेक्ट्स के लगातार इस्तेमाल कर सकता। इसके अलावा उनकी जबरदस्त रिजेनरेटिव क्षमता के कारण उसका मंजेक्यू शेरिंगन डॉन्टा कभी अंधा नहीं होता। जब यह सब हो जाएगा तो वह जानता था कि वह अपनी अब तक हाईजैक हो चुकी योजना को फिर से अपने हाथ में लेने के लिए तैयार होगा और अपने सपनों को हकीकत बना सकेगा। वह सिटअप्स करने लगा। उसी दौरान उसने एक आवाज सुनी, नारुतो। मडारा रुका और नीचे कूद गया। वह ककाशी था। वह यहाँ क्या कर रहा था? आप यहाँ क्या कर रहे हैं ककाशी सेंसे? मडारा ने ऐसे पूछा जैसे उसे पहले से पता न हो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, ककाशी ने कहा। जब से साकुरा का शरीर ठुर सस्के के अपार्टमेंट के बाहर मिला और सस्के की क्षत विक्षत देह झील के पास पाई गई, मैं सोचने लगा था कि कोई मेरे सभी छात्रों को एक एक करके खत्म कर रहा है। अब मुझे पता चल गया, यह सब तुम ही थे। मडारा ने कंधे उचकाए। लगता है मैं ही अकेला नहीं हूँ जिसके पास शेरिंगन है ना? काकाशी ने उसकी आवाज सुनी। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या मुझ पर दया दिखाना चाहते हो? नहीं, जवाब है नहीं। नारुतो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। इससे तुम्हारी सारी नैतिक उलझने तो दूर हो जानी चाहिए। क्या मैं सही हूँ? मुझसे पूरी ताकत से लड़ो। शेरिंगन आय वाले ककाशी। काकाशी ने देखा कि सस्के का शेरिंगन अब मडारा के पास था और यह समझते हुए कि अब अपनी असली शक्ति छिपाने का कोई लाभ नहीं था, उसने अपना फॉरहेड प्रोटेक्टर उठाया और अपना शेरिंगन दिखाया। मडारा ने एक एक कर अपनी सारी उंगलियों की गांठें चटकाईं। फिर उसने बाहें मोड़ी और ककाशी के आने का इंतजार करने लगा। पहला वार तुम कर सकते हो। ओह, कितने सज्जन हो तुम, ककाशी ने कहा जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी की मृत्यु की योजना बना रहा था। ककाशी जबरदस्त रफ्तार से आगे बढ़ा, इतनी तेज कि ज्यादातर शेरिंगन भी उसे पकड़ न पाते। मडारा अपने निम्न स्तरीय शेरिंगन के साथ उसे तब तक नहीं देख पाया जब तक बहुत देर नहीं हो चुकी थी। उसके बगल में जोरदार वार पड़ा जिससे मडारा उछलकर दीवार से जा टकराया और दीवार पर अपने ही आकार की छाप छोड़ते हुए अटक गया। मडारा ने खुद को छुड़ाया। तुम तेज हो, उसने कहा। मुझे यह पसंद आया। रफ्तार ही वह तत्व है जो अच्छे शिनोबी को डॉक्टर महान शिनोबी से अलग करता है। तुम वॉरिंग स्टेट्स पीरियड में काफी अच्छा करते। ककाशी ने हाथों के संकेत बनाने शुरू किए। फायर स्टाइल, फायर बॉल टेक्निक। उसने एक विशाल आग का गोला बुलाया ताकि अपने विरोधी को जला डाले, लेकिन मडारा उसके ऊपर से कूद गया और पीछे जमीन पर उतर गया। मडारा 2 कुनाई पकड़े हुए घूमते हुए काकाशी पर वार करने लगा। उसने कई बार हमला किया, इस उम्मीद में कि काकाशी इन हमलों की रफ्तार से न निपट पाए। तो मैं देख रहा हूँ कि तुम
फायर स्टाइल निंजुत्सु का उपयोग करते हो। मडारा ने कहा, मुझे तुम्हें दिखाने दो कि फायर स्टाइल का असली मास्टर इसे कैसे इस्तेमाल करता है। इसके बाद मडारा ने अपने हाथों से हैंड साइंस बनाए। फायर रिलीज, ग्रेट फायर डिस्ट्रक्शन। उसने ककाशी की ओर आग की एक विशाल दीवार छोड़ दी। ककाशी ने भी अपने हैंड साइंस बनाए। वाटर रिलीज, वाटर फॉर्मेशन वॉल। उसने मडारा की ओर पानी की दीवार उगल दी। आग और पानी टकराए और जबरदस्त भाप के साथ एक दूसरे को निष्क्रिय कर दिया। मडारा ने इसका फायदा उठाया। फायर रिलीज, हाइडिंग इन ऐश एंड डस्ट टेक्निक। राख और धुआं भाप के साथ मिल गया, जिससे दृश्यता और भी कम हो गई। काकाशी अपने शेरिंगन के बावजूद धुएं के आर पार नहीं देख पा रहा था। मडारा भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन यह उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। उसे बिना देखे लड़ने का अनुभव था। उसने अपने चाक्रा सेंस का उपयोग करके ककाशी की स्थिति का पता लगाया और चुपचाप उसके पीछे पहुंच गया। जैसे ही वह ककाशी पर वार करने वाला था, ककाशी अचानक सब्स्टिट्यूशन जुत्सु से गायब हो गया। तभी मडारा ने हर दिशा से ककाशी की आवाज सुनी, लाइटनिंग स्टाइल। अचानक उसके चारों ओर कई चमक दिखाई दी। ककाशी ने क्लोन टेक्निक का उपयोग किया था ताकि अपनी असली स्थिति छुपा सके, जबकि वह चिदोरी का इस्तेमाल कर रहा था। सभी ककाशी क्लोन्स को एक साथ उसकी ओर आते देख मडारा हवा में कूद गया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि असली ककाशी छत पर छिपा हुआ था और मडारा के कूदने का इंतजार कर रहा था। मडारा मुश्किल से बच पाया और उसकी दाहिनी कंधे के आर पार वार हो गया। मडारा जमीन पर गिर पड़ा और असहनीय दर्द से भर गया। उसके नियंत्रण में नाइन टेल्स उसे चाकरा देने लगा, घाव भरने लगा। काकाशी वहाँ खड़ा होकर वाटर बुलेट टेक्निक का उपयोग करता है और राख व भाप को नीचे गिरा देता है। ऐसा करते ही उसे मडारा फिर से खड़ा दिखाई देता है, जिसका शरीर उबलते हुए लाल चाकरा से घिरा हुआ था। अब उसकी आंखें 3 टोमोए शेरिंगन में बदल चुकी थीं। धन्यवाद काकाशी, मडारा ने कहा। मुझे इस बिंदु तक पहुंचाने में मदद करने के लिए। मैं इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होने वाला हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मदद के बिना मैं ऐसा कर पाता। मडारा मुस्कुराया और काकाशी की ओर दौड़ा। उसकी गति अपडॉट वर्जन 1 क्लोक के कारण काफी बढ़ चुकी थी। काकाशी ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वॉर आने वाला था, मडारा गायब हो गया। बॉडी फ्लिकर। इससे पहले कि काकाशी संभल पाता, मडारा का हाथ उसके सीने के आर पार चला गया। काकाशी ने नीचे देखा, उसके मुंह से हल्की आवाज निकली और मडारा ने अपना हाथ बाहर खींच लिया। काकाशी जमीन पर गिर पड़ा, मृत। मडारा वहाँ खड़ा होकर काकाशी को नीचे देखता रहा। उसने झुककर काकाशी की आंख से शेरिंगन निकाल लिया। यह बाद में काम आ सकता है, उसने कहा, और उसे अपने एक स्क्रोल में सील कर दिया। मडारा पास गया, एक तौलिया ढूंढा और अपने शरीर से जितना हो सका खून साफ किया। ऐसा करते हुए वह अपने अगले कदमों के बारे में सोचने लगा। उसके दिमाग में सबसे ज्यादा ओबीटो और जेट्सु का विनाश था, जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया था। इसके बाद उसे फिर से सभी टेल्ड बीस्ट्स को इकट्ठा करना होगा और यहीं पर मैं इस हिस्से को फिलहाल समाप्त करता हूँ। चिंता मत करो, अगला हिस्सा आने वाला है। मैं खुद को रोक नहीं सकता। मुझे मडारा उचिहा बेहद पसंद है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बीच बीच में आप लोग कमेंट में अपनी व्हाट इफ स्टोरीज जरूर सजेस्ट करना, ताकि हम अगले एपिसोड में आपकी पसंद की कहानी लेकर आएं। आने वाला वीडियो मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold.